So hello everyone, welcome to Focal IS once again and it's being a while कि हम लोग मिले नहीं हैं. So आज मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट RO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, स्ट्रैटेजी वगैरह वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है, तो वो आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो. इसमें जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम टारगेट 140 प्लस बैच की बात कर रहे हैं. 90 दिनों के आसपास हमारा बचा हुआ है और अज्यूमिंग कि आप लोगों ने तैयारी अच्छी कर रखी होगी क्योंकि पीछे भी कैंसिल हो चुका है एक बार, फिर से ये एग्ज़ाम होने जा रहा है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं इस पूरे के पूरे जो टारगेट 140 प्लस बैच में व्हाट वी विल डू इज़ कि हम आपके जीएस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए और हिंदी को ध्यान में रखते हुए ये बैच चलाई जा रही है. ठीक है, ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस तो एक वास्ट एरिया है जिसको कंप्लीटली जो इतने कम समय में कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता होगा लोगों को, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट. कैसे नहीं है? क्योंकि जो आपके PYQs हैं हमेशा से घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो है चर्चा रही है. टॉपर्स की वीडियोस देखिए, कहीं भी देखिए, तो वो उनकी स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं कि हमने 3 बार 4 बार जो है घटना चक्र लगाई है तो ये हमारा एग्जाम क्रैक हुआ है. ठीक है, और पिछले साल का अगर जो इस रिसेंटली PCS प्रीलिम्स हुआ है, जो रिसेंट PCS प्रील है आपका PCS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और RO का जो कैंसिल हो गया था एग्जामिनेशन, इसको देख के कुछ जो है गणमान्य लोग ये कह रहे हैं कि आपके घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं आए हैं. ठीक है, बट बिलीव मी, अगर आप कहोगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि अगर आपने घटना चक्र ढंग से की होती तो आराम से PCS का भी और RO का भी प्री क्लियर करना वॉज वेरी इजी, राइट, वेरी इजी, आसान था निकालना. प्लस कुछ आपके पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा घटना चक्र पे रिलाई करेंगे. ठीक है, अनटिल आपने कुछ जो है अपना बेस नहीं तैयार किया है तो घटना चक्र वॉन्ट हेल्प. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं. तो इस बैच में क्या रहने वाला है, तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी ऑन करंट अफेयर्स, GS एंड हिंदी. टोटल जो PYQ डिस्कशन रहने वाला है ये 22 से 25 साल का रहने वाला है और इसमें UPPSC आयोग ने जितनी भी परीक्षाएं की हैं इन 20-22 सालों में, ठीक है, इन सारी परीक्षाओं का जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका निचोड़ संकलन आपको देखने को मिलेगा. उसके अलावा आपको ये 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं जिसका आपको एडिशनल फ़ी देना होगा. ठीक है, इस कोर्स का जो प्राइस है वो 499 है. पर्सनल मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो जिस भी बच्चे को डाउट है अबाउट एनीथिंग, अबाउट एग्जामिनेशन, प्रिपेयर कैसे करें, क्या कहाँ पे आपको डर लग रहा है, ऐसी कौन सी ग्रे एरिया है जो जिसको सोच के आप परेशान होते हैं, तो दोज थिंग्स विल बी कैटर्ड ऑन ऑनलाइन. स्पेशल क्लासेस होंगी हिंदी पे और ये जो लैंग्वेज होने वाला है अभी भी आपको सुन के पता चल गया होगा कि हाँ ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, सो दैट हिंदी वाला स्टूडेंट भी जो है सफ़र नहीं करे और इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द थिंग्स. नाउ वैलिडिटी कब तक रहने वाली, बिकॉज ऑफ कि आपका जो RO का मेंस है, RO का जो मेंस है इसमें 140 प्लस 140 मार्क्स जो है ये PT का ही सिलेबस रहता है, तो ये मेंस तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है. ठीक है, मेंस तक आप ये वाला सेक्शन यूटिलाइज कर सकते हो. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस प्रोग्राम इज यू विल गेट अ डेली हैंड आउट आफ्टर क्लासेस. ठीक है, डेली हैंड आउट आफ्टर क्लासेस कि क्या करना है, डे 1, डे 2, डे 3 की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेली हैंड आउट वाला. ठीक है, तो इसको आप सोचिए कि यही आपका रामबाण है. इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर होने वाला, करंट अफेयर कैसा रहने वाला है वो भी मैं यहीं पे चर्चा कर दूं. तो जो मार्केट में आप एक आई दृष्टि इज़ वेरी फेमस, दूसरा क्रॉनिकल का मंथली आता है और घटनासार आता है. ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाँ ठीक है, दृष्टि का तो इंग्लिश में आता है. ठीक है, लेकिन जो काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं कि ये मंथली जो है संकलन, ठीक है, मंथली जो आपका कौन सा क्रॉनिकल और जो 6 मंथली है वो घटनासार, इनका जो है कन्वर्जन इनटू इंग्लिश होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में भी अवेलेबल होगा. तो आप जो हिंदी में तो बुक ही है तो हिंदी का तो आप बुक से ही देख सकते हो, ये आपको कंप्लीट मिलेगा. ठीक है, और ये फाइनली जो है जब आपके 20 से 25 दिन एग्जाम के रह जाएंगे तो एक कंप्लीट बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी ऑफ करंट अफेयर ऑल्सो. ठीक है, इस प्रोग्राम में ही इंक्लूडेड है और साथ ही साथ यू विल गेट 20+ क्वेश्चंस डेली. RO में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके GS प्लस हिंदी का मिला के, ठीक है, तो
कोशिश ये होगी कि 10 जीएस के 10 हिंदी के प्रश्न जो हैं आपको डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह पोस्ट किए जाएंगे। तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी, 90 दिन हैं अभी, 90 डेज हैं, और 90 × 20 कर लीजिए तो 1800 क्वेश्चन के आसपास हम यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है, 1800 प्लस क्वेश्चंस, और टॉपिक भी पोस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब डेली वर्कआउट इतना मिलेगा कि आपका देखोगे कि 60 to 65 डेज, आफ्टर 60-65 डेज यू विल मोर देन कॉन्फिडेंट कि आपका पीटी क्लियर हो रहा है। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू डू जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है एक छोटी सी फी के साथ, दैट इज 499 रुपीज़ ओनली। तो इस नंबर पे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो। और जिनको नहीं भी करना है तो उनके लिए कुछ क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी कि आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा है, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, या जो है आपको डेली हैंड आउट मिल रहे हैं, 20+ रेप्लिका क्वेश्चन तो सबको ही मिलेंगे। ठीक है, साइड में बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ है तो प्लीज़ अवॉइड दैट थिंग। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम का वो है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इससे पहले 2-3 क्लासेस हमने PYQ डिस्कशन कर रखा है, तो आप उसको देख भी सकते हो कि हाँ एक डेमो किस तरह की ये क्लासेस होती हैं। तो आज जो है हमने एंशिएंट इंडिया तक लगभग क्लियर कर लिया है, अर्ली मेडाइवल एंशिएंट तक। आज हम जो है आपका मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री से डिस्कस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कब पूछा गया, यूपीपीएससी आयोग का जो एई का एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम 2021 का, इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि जो चंदावर का युद्ध है 1194 का, बैटल ऑफ चंदावर, तो जो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज, ठीक है, क्या तो जो घुरी है, महमूद घुरी, ठीक है, ये क्या है, इसको हेल्प किया था जयचंद ने, बट ये अगेन जो है ये जयचंद के ही खिलाफ चला जाता है और अटैक कर देता है कहाँ पे, कन्नौज में। ठीक है, चंदावर नाम की जगह पे बैटल ऑफ चंदावर वॉज फॉट बिटवीन जयचंद एंड महमूद ऑफ घुरी इन 1194। 92 में सेकेंड तराइन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट तराइन 91 में हुआ, 92 में दूसरा वाला तराइन हुआ, उसके बाद 94 में ये जयचंद को ही डिफीट करता है। तो यही पूछा है द प्रेजेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ चंदावर कहाँ पे है, तो ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपके। सोचिए किस तरह का कितना डेलिकेट और डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यमुना बैंक पे हुआ था, बैंक ऑफ रिवर यमुना, इटावा डिस्ट्रिक्ट में आज ये पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूपीपीएससी आपसे पूछेगा, यूपीपीएससी आयोग पूछेगा। आपके आरओ के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, महमूद जो है गजनवी का जो इन्वेजन हुआ था कन्नौज में, उस समय कन्नौज का रूलर कौन था। ठीक है, तो ये बेसिकली चंदावर में इनको हरा के फिर कन्नौज पे वो किया। तो इस समय जो कन्नौज में वो किंग था वो था राज्यपाल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, राज्यपाल, और ये भी जीआईसी में 2021 में पूछा गया। अब पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो ही वॉज एन अरब। ठीक है, अब इसको अगर डिटेल की बात करूं तो 712 के आसपास जो है इसका इन्वेजन होता है। कहाँ पे हो रहा है, तो ये वाला रीजन जो ब्रेड बास्केट वाला रीजन है ऑफ पाकिस्तान वाला, कौन सा, सिंध का रीजन, सिंध बलूचिस्तान का जो रीजन है, यहाँ पे अटैक करता है। और अटैक करने के पीछे ये जो है इनका पॉलिटिकल रीज़न नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मोटिव पॉलिटिकल ही था। तो स्टोरी कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मोहम्मद बिन कासिम बेसिकली जो यहाँ पे खलीफा सिस्टम चलता था, जो इस्लाम का उदय हो रहा है 632 में यहाँ पे अरब में, तो इराक में इनके गवर्नर हैं, तो इनकी इस गवर्नर का भतीजा है ये मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जो सिंध पे अटैक कर रहा है राजा दाहिर के खिलाफ। किसके अगेंस्ट, दाहिर के अगेंस्ट। और ये जो प्रदेश है, ठीक है, ये जो प्रदेश है सिंध का, इसको चच प्रदेश कहा जाता था। कौन सा प्रदेश कहा जा रहा है, चच प्रदेश कहा जा रहा है। तो इसी चच के अटैक के ऊपर एक बहुत फेमस बुक लिखी गई है जिसका नाम है चचनामा, चचनामा। अब आपका काम क्या है कि हु इज द राइटर, इसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चचनामा के राइटर कौन है। ठीक है, और चचनामा जो है ये क्या है, तो चचनामा का जो ये पर्शियन है, तो इस पर्शियन का जो अरेबिक पहले बुक लिखी गई अरेबिक में, तो उस अरेबिक वाली बुक का राइटर कौन है ये भी देखना है। ठीक है, चचनामा का जो अरेबिक वर्जन है वो कौन है। ठीक है, नाउ द कोर्ट हिस्टोरियन, ठीक है, कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनवी कौन था। ठीक है, कौन था कोर्ट हिस्टोरियन महमूद ऑफ गजनवी का, तो गजनवी जब इंडिया में आ रहा है तो इसका जो हिस्टोरियन है ये बहुत फेमस है, पोएट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है उत्बी।
ठीक है, उतबी नाम है, उतबी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवी, या जिसको हम गजनी भी कहते हैं, इसका इन्वेजन जो सोमनाथ पे किया है, ठीक है, बेसिकली इसने जो गजनवी ने 17 बार अटैक किया है इंडिया पे, ये हम सबको पता है। सोमनाथ का इन्वेजन 921 के आसपास हो रहा है। द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, यहाँ पे जो गुजरात का रूलर है इस इन्वेजन के समय, ये गुजरात के जो सोलंकी राजपूत हैं। अब ये सोलंकी राजपूत हैं कौन? तो ये फ्यूडल हैं, वत्सल हैं, फ्यूडल हैं किसके? गुर्जर प्रतिहार के। ठीक है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार के डिक्लाइन के बाद ये बेसिकली इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सोलंकी हैं, इनको चालुक्य भी कहते हैं। चालुक्य से कंफ्यूज मत करना, चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पे कर्नाटक में है, नॉर्थ कर्नाटक में है, यहाँ पे है आपकी चालुक्य डायनेस्टी। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये चालुक्य हैं। कौन है? चालुक्य, जिनको हम सोलंकी राजपूत भी कहते हैं। तो ये चालुक्य रूलर गुजरात का उस समय कौन था? तो ये बेसिकली इसको कह रहे हैं कि ये भीम प्रथम थे। कौन थे? भीम फर्स्ट थे। अब भीम फर्स्ट वाज सम काइंड ऑफ कावर्ड काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, ही वाज नॉट दैट ब्रेव। ठीक है, जो भीम सेकंड हैं, ही वाज वेरी ब्रेव पर्सनैलिटी। ठीक है, तो उनके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, हु वाज भीमा सेकंड। तो ये भीम फर्स्ट हैं। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली कौन है? ठीक है, तो हम सबको पता है कि जो है महमूद ऑफ घुरी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है। कब हो रहा है? तो वो आपको 1206 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब इस समय जो इंडिया में जो रूल कर रहा है लाहौर से, ठीक है, लाहौर कैपिटल बना रहा है, लेटर दिल्ली भी ये नॉमिनल कैपिटल अपना डिक्लेयर करके रख रहा है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ही 4 गवर्नर होंगे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फेमस हमारे इल्तुतमिश हैं। तो इल्तुतमिश जो हैं इल्तुतमिश जो हैं हमारे, अगर पूछ लिया कि हु इज बीइंग कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर, किसको वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, तो ये इल्तुतमिश हैं। ठीक है, इल्तुतमिश, याद रखना। द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी कौन है? गजनविद डायनेस्टी का फाउंडर भी जो है वो कौन है? वो गजनविद डायनेस्टी का फाउंडर आपका अलप्तगिन है। ठीक है, अलप्तगिन है। 2015 के यूपी लोअर पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमने इतने प्रश्न देखे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया हु वन नॉर्थ इंडिया इन 1192 AD। तो कुछ नहीं, ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की बात की जा रही है, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड को हरा के, पृथ्वीराज तृतीय को हरा के महमूद ऑफ घोरी, शिहाबुद्दीन महमूद ऑफ घोरी ने ये विक्ट्री पाई थी, ये इसी का नाम है। ठीक है, तो 2004 में मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। नाउ बैटल इन विच मुस्लिम, तो कौन था? शिहाबुद्दीन। मुस्लिम पावर वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया, तो ये भी जो है आपकी कौन सी बैटल है मुस्लिम पावर जिसमें इस्टेब्लिश कर दी गई? तो आप बताओ, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन 1192, 1192 में लड़ी गई बिटवीन पृथ्वीराज थर्ड एंड महमूद ऑफ घुरी। नाउ द रूलर हु वाज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछा गया जो। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो है, इन दोनों लोगों को जानते हैं। बेसिकली 3 लोग थे, लेकिन फेमस जो 2 ही लोग हैं। एक तो हमारे पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, जो लास्ट वाले हैं। ठीक, पृथ्वीराज थर्ड, इनका टाइटल क्या था पृथ्वीराज थर्ड का? राय पिथौरा। ठीक है, इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है, और राय पिथौरा किला भी बनवाया है इन्होंने दिल्ली में। ठीक है, दूसरे हैं अनंगपाल तोमर, इनको भी पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। एंड दिस अनंगपाल तोमर जो हैं, ही इज द फाउंडर, क्या है? फाउंडर ऑफ दिल्ली का। दिल्ली का क्या है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। नाउ द लास्ट सन, बेसिकली सन ऑफ द लास्ट सन ऑफ भारतीय गौरव, ग्लोरी ऑफ इंडिया वॉज, टर्म ये किसके लिए यूज किया जाता है? कि भारत के डूबते लास्ट डूबता सितारा किसे माना जाता है भारतीय ग्लोरी का, गौरव का? कि लास्ट जो सितारा कौन था? तो ये पृथ्वीराज थर्ड थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। नाउ स्लेव ऑफ मोहम्मद घुरी हु कनकर्ड बंगाल एंड बिहार। ठीक है, तो अब यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि घुरी की डेथ के बाद इसके 4 जो हैं गवर्नर हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे फेमस जो हैं वो इल्तुतमिश हैं, जिनको लाहौर और ये दिल्ली वाला एरिया मिल रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया, ये बेचारे जो हैं बख्तियार खिलजी, ये बिहार और असम और बंगाल तक अपना मार्च कर रहे हैं। तो कौन है ये? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वही पर्सन है हु बर्न डाउन
यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, विक्रमशिला जो कि बिहार में है, ठीक है, इसने इसको जला दिया था, नालंदा एंड विक्रमशिला। तो दो गवर्नर का नाम हमको पता चल गया। दो गवर्नर यहाँ पे हैं, एक जो है हमारा जो है कौन से एरिया में, गजनी वाला एरिया जो है इसको कर रहा है, और एक सिंध पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे तो है नसीरुद्दीन कुबचा, तो इसको कुबचा के नाम से ही जानेंगे, नसीरुद्दीन कुबचा। और ये जो है याल्दीज, गयासुद्दीन याल्दीज है, याल्दीज, ठीक है। ये चार गवर्नर थे, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको इल्तुतमिश देखने को मिलता है, सबसे पावरफुल ये इल्तुतमिश ही निकल के आ रहा है। और इल्तुतमिश जो है इन सबको जो है कैटर करता है। बख्तियार खिलजी का तो नेचुरल डेथ हो जाती है, लेकिन इसको अपनी पूरे लाइफ टाइम में इन दोनों को कैटर करना पड़ता है। उसके बाद मंगोल का इन्वेजन को भी कैटर करना पड़ता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश का जो पीरियड था, बहुत जो छोटा सा पीरियड था, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रबल सम था। इसको सारी के सारी एरियाज़ को पैसिफाई करना है, राजपूत को पैसिफाई करना है, इस एरिया को कंट्रोल करना है। तो इसीलिए कहते हैं कि इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। चलिए, हुज कॉइन्स फर्स्ट बोर द नेम ऑफ द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद, ठीक है। तो अलाउद्दीन मशहूद शाह जो हैं, इनके पहले कॉइन में हमको देखने को मिलता है। अभी ये अलाउद्दीन मशहूद शाह जो हैं, ये कौन हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये जो है हु कॉइन फर्स्ट बोर द नेम ऑफ लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद, बगदाद के आखिरी खलीफा का अपने कॉइन में किसने नाम लिखा या खुतबा पढ़वाया। भारतीय इतिहास में इन इंडियन हिस्ट्री द पीरियड नोन एज सल्तनत पीरियड कब से कब तक है, तो हम कहते हैं 1206 से लेके 1526 तक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो कहीं पे नहीं डाल रहा हूँ कब पूछा गया, कौन से एग्जाम में पूछा गया, दैट डजंट मीन कि ये यूपीपीसीएस में नहीं पूछा गया। और आगे मैं मेंशन भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है। बिना मतलब का इसमें ज़्यादा एफर्ट जाता है कि अगर आप डेट डालो, ये ईयर डालो, तो इस रिगरस प्रैक्टिस से बचने के लिए आगे मैं ये डेट और ईयर नहीं डालूंगा कि कब पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के भी डेट लाइन पे भी आप देखो कि प्रश्न यूपीपीसीएस पूछ रहा है। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डाइड फाइटिंग इन अ बैटल वॉज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी कहाँ मारा गया, मुगलों के साथ लड़ते हुए मारा गया, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिस होती थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद घुरी का खुद का जो है क्या था, जो घुरी है, ये घुरी का खुद स्लेव था। अब स्लेव को स्लेवरी से फ्री करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। तब तक वो अपने आप को सुल्तान नहीं बता सकता है, तब तक वो अपने आप को सुल्तान नहीं बोल सकता है। सुल्तान का मतलब फ्री फ्रॉम, ठीक है। सुल्तान और जो है बादशाह, बादशाह और एक टर्म है अमीर, ठीक है। ये तीन टर्म हमको देखने को मिलते हैं, समझते हुए चलिए। अमीर वो है, अमीर वो है, अब कैलिफ कौन है, जो खलीफा जो है वो पूरे इस्लाम का प्रोटेक्टर माना जाता था शुरुआत में, बेसिकली 1000 तक, 600 से लेके 1000 तक ये जो खलीफा बैठा हुआ है इराक में जो कैलिफ बैठा हुआ है, ये बहुत पावरफुल था, ही वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है। ही वॉज रिलीजियस, यानी धार्मिक एंड पॉलिटिकल हेड, और राजनैतिक जो है प्रमुख था किसका, इस्लाम का, ठीक है। तो इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी जो खलीफा को रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड दोनों मान रहा है, वो अपने आप को आमिर बोल रहा है कि हम आमिर हैं, ठीक है। नोबेल है, नोबेल मैन है, ठीक है। इनके पास कुछ पावर है, बाकी सारी की सारी पावर वो ड्राइव कर रहे हैं कहाँ से, कैलिफ के। तो यानी इस्लाम के हिसाब से जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उससे एक वो इधर उधर नहीं करेंगे। अब ये जो सुल्तान है, सेकंड जो लाइन ऑफ पोस्ट आ रही है, सुल्तान है। तो सुल्तान जो है कैलिफ को रिलीजियस हेड तो मान रहा है, यानी मोर ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि हाँ भाई रिलीजियस हेड हो आप, लेकिन हम आपको पॉलिटिकल हेड नहीं मान रहे, ठीक है। ये ऐसा इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, लेकिन जो सुल्तान थे जनरली ऐसा ही होता था। तो पॉलिटिकल हेड नहीं मान रहे हैं, तो इनको हमने सुल्तान कहा, यानी ये सारे अपने पॉलिटिकल डिसीजन खुद ले रहे हैं। बादशाह वो है जो ना तो रिलीजियस हेड मान रहा है, ना तो पॉलिटिकल हेड मान रहा है, यानी बादशाह अकबर, ठीक है, बादशाह अकबर कि हम ही जो हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, ठीक है। हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमने बात की कि वो दास था, स्लेव था। किसका स्लेव था, गियासुद्दीन मोहम्मद का,
ठीक है, गियासुद्दीन मोहम्मद यानी महमूद ऑफ घुरी का स्लेव था। ठीक है, महमूद का स्लेव था, महमूद ऑफ घुरी का। महमूद घुरी की डेथ हो जाती है। अब ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, यानी जो घुरी एम्पायर है, घुरी एम्पायर पे यहाँ से पीछे से अटैक करने लग रहा है ख्वारिज्म एम्पायर। ठीक है, अब ये अपने समय के, इस समय के यानी 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी में दो जो सेंट्रल एशियन मुस्लिम एम्पायर्स थे जो बहुत पावरफुल थे। एक तो घुरी एम्पायर है, उसके पीछे जो ये ईरान वाले एरिया में ये हमारे पास ख्वारिज्मीज हैं, ख्वारिज्म है, ये ख्वारिज्म एम्पायर है। तो ख्वारिज्म एम्पायर ने पूरा का पूरा प्रेशर दिया है घुरी एम्पायर पे। तो घुरी एम्पायर एकदम सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है, एकदम गजनी तक बचा हुआ है, सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो अगला वारिश है यानी गियासुद्दीन महमूद मोहम्मद घुरी का भतीजा है, ये बस नॉमिनल हेड है किसका, घुरी एम्पायर का नाम का है, लेकिन फिर भी इसको जो है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, इससे अपने आप को स्लेवरी से फ्री करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन को इसने जो है ये फ्री कर दिया स्लेवरी से, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज मोर पावरफुल देन गियासुद्दीन महमूद हिमसेल्फ। ठीक है, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था गियासुद्दीन महमूद से। तो इसको फ्री कर दिया। ठीक है, कि इन लियू की ये शायद मुझे सपोर्ट करे अगेंस्ट ख्वारिज्म एम्पायर, तो फ्री कर दिया। ठीक है, तो ये फ्री करने के लिए दो टर्म यूज़ किए जाते हैं। एक जो है मंसूर है, मंसूर दे दिया। ठीक है, मंसूर है, तो मंसूर दिया, और एक टर्म मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मंसूर एंड खिल्लत, सॉरी हाँ खिल्लत, ये दो दिया जाता है। तो अगर बादशाह जिसके आप गुलाम हो वो या अगला बादशाह उसी डायनेस्टी का आपको फ्री कर रहा है, तो कहा जाता है कि आपको मंसूर ग्रांट कर दिया है, आप फ्री हो, नाउ यू कैन कॉल योरसेल्फ सुल्तान, बादशाह, वॉट एवर यू वांट। खिल्लत कब है कि जब बादशाह ही नहीं है या उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो आपको स्लेवरी से कौन फ्री करेगा? तब स्लेवरी से फ्री करने का जिम्मा ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है इस्लाम का जो रिलीजियस हेड है, यानी कौन, खलीफा है, जो कैलिफ है, खलीफा है, इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये आपको स्लेवरी से फ्री कर दे। ठीक है, अब ये जब स्लेवरी से फ्री करेगा तो इसको हम बोलेंगे खिल्लत। तो खिल्लत जो मिल रही है वो इल्तुतमिश को मिल रही है, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में ये सब बचे ही नहीं हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये बचे हुए थे। तो मंसूर और खिल्लत याद रखना। ठीक है, मंसूर और खिल्लत क्या है? तो हमने देखा हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन महमूद, ये महमूद गोरी का जो है भतीजा है। ठीक है, अब देखिए यूपीपीसीएस माइंस इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द मिंट, यानी टकसाल का नाम सिक्कों पे लिखने का ट्रेडिशन किसके समय में स्टार्ट किया गया कि वो सिक्के जहाँ छप रहे हैं उस छपने वाले टकसाल का उस कंपनी का नाम लिखा जा रहा था उन पे, तो ये इल्तुतमिश के टाइम पे लिखा गया। 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द मंगोल इन्वेडर चंगेज खान रीच द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, किसके समय में आया है? तो ये भी इल्तुतमिश ही है, याद रखना। इल्तुतमिश कंटेम्प्रेरी किसका था? चंगेज खान का था। बट ही वाइजली इवेडेड और वाइजली जो है ही रिफ्यूज्ड, या कुछ टर्म जो है इस तरह का, ही वाइजली सॉर्टेड दिस इश्यू ऑफ मंगोल इन्वेजन, कि ही नॉट अलाउड दैट, ये लास्ट वाला जो आपका घुरी एम्पायर का जो लास्ट किंग है इसको जो है शरण नहीं दी, तो मंगोलों ने अटैक नहीं किया, इस सिंध के आगे नहीं आए। ठीक है, तो ये जो है टैक्टिस थी इल्तुतमिश की कि किसी तरह से दिल्ली सल्तनत को मंगोल एम्पायर से, चंगेज खान के अटैक से बचा लिया। ठीक है, तो हु वॉज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव, किसको कहते हैं? ये भी इल्तुतमिश है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है स्लेव था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ वॉज द स्लेव ऑफ महमूद ऑफ घुरी। ठीक है, महमूद ऑफ घुरी। ठीक है, तो इस तरह से स्लेव ऑफ स्लेव कहते हैं हम इल्तुतमिश को। हु स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम इन मेडाइवल इंडिया? ठीक है, मेडाइवल इंडिया में इक्ता सिस्टम स्टार्ट करने का जो जिम्मा दिया जाता है, बेसिकली इक्ता सिस्टम कुतुबुद्दीन ने भी स्टार्ट कर दिया था, बट इसको ऑफिशिएट किया, ठीक है, प्रॉपर रिफॉर्म के साथ इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश का ही नाम लेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपका इक्ता सिस्टम है ये अरब वर्ल्ड में पहले से ही चल रहा है, यहाँ अरबियक पेनिसुला में इक्ता का व्यवस्था है पहले से, ये बहुत पुराना सिस्टम है, नया नहीं है। अब इक्ता सिस्टम होता क्या है कि मान लो कि ये सुल्तान हैं, ठीक है, सुल्तान हैं, सुल्तान दिल्ली से रूल कर रहे हैं, अब इनको सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी
ऑब्वियसली पड़ेगी, रेवेन्यू की, पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इतना इस्टेब्लिश्ड जो है मैकेनिज्म, मशीनरी नहीं है कि सुल्तान सारा रेवेन्यू खुद ही कलेक्ट कर ले, सोल्जर्स खुद ही वो कर ले। तो वो क्या करता था कि अपने सल्तनत का एक पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एक नोबेल को, एक गवर्नर को दे देता था और कहता था कि आपको इस लैंड का एकता दिया जा रहा है, इसमें आप हमको इन टाइम ऑफ वॉर सोल्जर्स प्रोवाइड करोगे और रेवेन्यू भी दोगे, वहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा करोगे उसका कुछ पार्ट दोगे, ठीक है। तो ये है एकता सिस्टम, और ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया। बाद में एकता सिस्टम पे ही बेस्ड सारी जमींदारी वगैरह भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। बाद में जब कभी हम हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो एकता सिस्टम जो है ऑफिशिएट करवाने का, ऑफिशियली ऑफिशिएट करवाने की जिम्मेदारी या जो है क्रेडिट जाता है इल्तुतमिश को, याद रखिए, ठीक है, इल्तुतमिश को। जैसे इसी के समय में बदायूं का जो एकता है, बदायूं यूपी में है, बदायूं का एकता जो है वो बलबन के पास में था। किसके पास में था? बलबन के पास में। और ये बदायूं का एकता बहुत इंपॉर्टेंट था, बदायूं बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। तो आप देखोगे कि इन आने वाले समय में, ठीक है, इन पीरियड टू कम, आप देखोगे कि जो बदायूं का जिसके पास एकता है ना, वो बहुत पावरफुल है, और लगभग वो बाद में जाकर सुल्तान भी देखने को मिलेगा। एक बदायूं, दूसरा कारा जो इलाहाबाद के पास में है, ठीक है। हुज क्वाइन फर्स्ट बोर द नेम ऑफ लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। नाउ इन इंडियन हिस्ट्री द पीरियड नोन एज सल्तनत पीरियड किसको कहते हैं? सल्तनत पीरियड तो वही है, आप यहाँ से 1206 से 1526। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डाइड फाइटिंग इन बैटल, इब्राहिम लोदी, देख लिया है शायद हमने पीछे ना। द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु रीस्टैब्लिश बलबन थियरी ऑफ किंगशिप, ठीक है। तो बलबन थियरी ऑफ किंगशिप कहती क्या थी? बलबन की थियरी ऑफ किंगशिप, ठीक है। तो ये राज जो कहता है कि राजतंत्र भाईचारे को नहीं मानता, ये है थियरी ऑफ किंगशिप नोज नो किनशिप, यही है किनशिप, ठीक है, किनशिप यानी राजतंत्र भाईचारे को नहीं मानता। दिस इज व्हाट बलबन्स थियरी ऑफ किंगशिप वाज, एंड दिस थियरी वाज रीएस्टैब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ नॉन इस्लामिक कस्टम्स इन कोर्ट, तो बलबन ही था, इसने 2-3 प्रैक्टिस स्टार्ट की। एक है पैपोश, जिसमें सुल्तान का पैर चूमना होता था, ठीक है। दूसरा क्या है? पैपोश है। और क्या क्या है? ठीक है, नवरोज का फेस्टिवल स्टार्ट किया था, और ये पर्शियन न्यू ईयर है, नवरोज। सिजदा स्टार्ट किया था, सिजदे किए हैं लाखों, है ना। तो सिजदा स्टार्ट किया था, झुकना है सुल्तान के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब भी कहीं से गुजर रहा है, कुछ किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये पर्शियन हैं। अब ये पर्शियन जब है, ये इस्लाम टर्किक है, तो ये पर्शियन प्रैक्टिसेस क्यों कर रहा है, हिस्ट्री कभी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जितने भी अभी आ रहे हैं इंडिया में, जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स आ रहे हैं, इसमें से जो अगर आप बात करो तो सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। कोई रियल इस्लाम को ऑफेंड मत होना आप लोग, कोई अगर वैसा देख रहा है तो वो बेसिकली ये शुरू से इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी आ रहे हैं ये टर्को मंगोल हैं, यानी तुर्की से यहाँ आए, ठीक है, टर्की सेंट्रल एशिया से यहाँ आए, टर्किक ट्राइब हैं, ठीक है, जो लेटर ऑन कन्वर्ट हो गए हैं इनटू इस्लाम। और जो अरेबिक पेनिसुला है ये अरब है, ठीक है। और यहाँ वाले जो मुस्लिम्स हैं ये ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं, जो किसके? प्रॉफिट के समय से हैं, प्रॉफिट के, तो इनको अरब कहा जाएगा। तो जो 712 का हमने अटैक का बात किया मोहम्मद बिन कासिम का, वो पहला अरब अटैक था। उसके बाद जो अटैक हो रहे हैं वो टर्किक अटैक हैं, ठीक है। ये जो कन्वर्टेड लोग हैं टर्किक अटैक हैं, और ये इनका जो रीज़न है शुरू में ये पर्शिया रहा है, पर्शिया। और जो पर्शियन कल्चर है ये अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, दो देव मुस्लिम्स, ठीक है, देव मुस्लिम्स, लेकिन उससे ज़्यादा वो अपने पर्शियन कल्चर को वैल्यू देते हैं, ठीक है, पर्शियन कल्चर को वैल्यू देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये बाप जो है कौन है? और इनका जो पर्शियन बहुत फेमस हीरो है अफरासियाब, और बलबन जो है अपने आप को डिसेंडेंट मानता है ऑफ अफरासियाब, ठीक है, जबकि ये एक स्लेव है। तो बेसिकली बलबन की एक जो थियरी है, बेसिकली प्रैक्टिस है, बेसिकली बलबन के समय में, इवन इल्तुतमिश के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी। किसने? जो नॉबल्स थे, जो अमीर्स थे, क्या है भाई, तुम
जो है स्लेव हो, तुम दास हो, और तुम हमारे बराबर कैसे बैठ सकते हो, या हम भी अगर दास हैं तो हमारी पावर और तुम्हारी पावर तो सेम हो गई, तो तुम सुल्तान कैसे बन सकते हो, तुम हम पे अपना हक कैसे जमा सकते हो। तो इल्तुतमिश ने इन लोगों को, जो नॉबल्स थे, इन लोगों को थोड़ी थोड़ी जो पॉलिटिकल पावर दी इनके हैंड में, ठीक है। अब इल्तुतमिश वॉज नॉट ऑल पावरफुल, इसके जो नॉबल्स थे वो भी बहुत पावरफुल थे, और ये ग्रुप बनाया चहलगनी का, चहलगनी, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ 40 का ग्रुप है, जिनको बेसिकली एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई और सबको अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी, इस तरह से समझिए चहलगनी। जब ये ग्रुप ऑफ 40 इसका नाम है, लेकिन इसमें टू बी प्रिसाइज कभी 40 लोग थे नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हमको देखने को मिलती है वो 26 की देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल जो हेड हैं चहलगनी में जो बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, ये इल्तुतमिश को कभी अपना जो डिसीजन है उन पर थोपने नहीं देते थे। मतलब इल्तुतमिश वॉज नॉट दैट फ्री कि वो कुछ भी कर ले, राइट, कुछ भी कर ले। तो बलबन को ये चीज़ पसंद नहीं थी, बलबन हिमसेल्फ वॉज अ स्लेव, ठीक है। तो बलबन ने एक चीज़ ले आई, ठीक है, कि पॉलिसी ऑफ ब्लड, ठीक है, और पॉलिसी ऑफ स्टिक, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड वाली जो पॉलिसी है, आयरन पॉलिसी ऑफ जो बलबन है, पॉलिसी ऑफ ब्लड, तो ये कह रहा है कि जो भी लोग मतलब नोबेल फैमिली से नहीं आ रहे हैं, बड़ी फैमिली से नहीं आ रहे हैं, जिनका प्योर ब्लड नहीं है, जो उस तरह से आ रहे हैं, उनको हायर पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा। सो ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेसिंग द ब्लड लाइन ऑफ हिज ग्रुप ऑफ 40 चहलगनी, जिसमें से बहुत लोगों का ब्लड लाइन बहुत नीचे का निकला, तो उनको हटा दिया गया। इवन ही डिड नॉट अपॉइंटेड इंडियंस मुस्लिम जो कन्वर्टेड थे इनटू हिज मिनिस्ट्री, बलबन का वो था, ठीक है। तो बलबन ने अपने आप को, अभी मैंने कहा कि अब अपने आप को बता रहा है कि मैं अफरासियाब के वंशज से आता हूं, जो कि पर्शियन हीरो है, अफरासियाब के वंशज से आता है। तो अपनी ब्लड लाइन तो इसने सिक्योर कर ली कि मैं रॉयल ब्लड लाइन से आ रहा हूँ, ठीक है। और कोई अपोज भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग हो जा रहे हैं तो वो खुश हैं, अब जो लोग नीचे ब्लड लाइन के आ रहे हैं वो अपोज भी नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि ये इस पर सवाल ना उठा पाए, ये जो ग्रुप ऑफ 40 है, ठीक है। बाकी जो पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड है, बेसिकली आयरन पॉलिसी क्या है, तो आयरन पॉलिसी बलबन के समय में ये पूरा जो दिल्ली के आसपास का रीजन है, यानी ये पूरा का पूरा जो सब अर्बन रीजन है, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा रीजन है। यहाँ पे भयंकर जो है मेवाती मुस्लिम्स हैं, जो अभी आपने देखा था, मेवाती जो कि हरियाणा में है, मेवाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला रीजन है, ये पूरा डिस्टर्ब्ड रीजन है, बराबर रिवोल्ट चल रहे हैं, इधर बंगाल में रिवोल्ट चल रहा है, ठीक है, रिवोल्ट चल रहा है। तो इस रिवोल्ट को रिपल्स करने के लिए इसने पॉलिसी ऑफ आयरन अपनाई, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ आयरन और ब्लड बलबन की यही है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, हु बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो इट वाज बलबन, ठीक है। अब मैंने पॉलिसी भी समझा दी है आप लोगों को। तो बलबन ने किसी तरह से, बलबन के समय में स्ट्रिक्ट रूल बहुत स्ट्रिक्ट था, वो अपने आप को बेसिकली पहला सुल्तान था जो अपने आप को डायरेक्ट जो है भगवान के ऊपर ही रखा है इसने, मतलब अल्लाह के ऊपर रखना, जबकि इस्लाम में ये हराम है, ठीक है, इसका फतवा निकल जाता, फिर भी इसने ये जुर्रत की और अपने आप को उससे ऊपर रखा। मतलब भगवान से ऊपर कैसे रखा, तो जो सिजदा की प्रैक्टिस इसने स्टार्ट की थी। इस्लाम में यह है कि आप सिर्फ जो है किसके सामने, अल्लाह के सामने झुक सकते हो, और बलबन अलाउड कि आई एम द शैडो ऑफ अल्लाह, तो आप मेरे सामने झुको, ठीक है। तो ये सिजदा की प्रैक्टिस बलबन स्टार्ट करवाता है। द गवर्नर ऑफ बंगाल हु रिवोल्टेड ड्यूरिंग बलबन्स टाइम वॉज तुगरिल खान। कौन है? तुगरिल खान जो था, तुगरिल खान ये रिवोल्ट कर रहा है बलबन के सामने। बेसिकली इस बलबन का बेटा भी इसमें माना जाता है इस रिवोल्ट में। फाइनली बलबन ने तुगरिल खान को डिफीट किया, ठीक है, तुगरिल खान को डिफीट किया। तो ये चीज़ें याद रखना। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द हेल्पर ऑफ कैलिफ इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ गढ़मुक्तेश्वर टेम्पल, कह रहा है मैं कैलिफ का हेल्पर हूँ, उसको मदद कर रहा हूँ अपनी इस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन से। तो बेसिकली ये भी बलबन ही है, ठीक है, बलबन ही है, याद रखना। नाउ द सुल्तान हु स्पेंट होल ईयर सप्रेसिंग द मेवाती, देखिए मेवाती एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट नियर दिल्ली वॉज बलबन अगेन, ठीक है। तो इसके समय इंटरनल रिवोल्ट बहुत थे, मतलब इल्तुतमिश के टाइम पे ही थे। बलबन आया, अगेन ही वॉज फ्रॉम स्लेव बैकग्राउंड, ठीक है, स्लेव ही था, और भी स्लेव थे। तो जब और स्लेव्स को गद्दी नहीं मिल रही है, बलबन को मिल रही है, तो और लोग तो रिवोल्ट करेंगे ही। द सुल्तान हु अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी फॉर सिक्योरिटी ऑफ द एम्पायर बॉर्डर वॉज, ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। तो क्यों कर रहा है बेसिकली, तो इसके समय में जो मंगोल इन्वेजन है ये लगातार
1299 से लेके आपको 1306 तक देखने को मिलेगा। मंगोल इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सुल्तान हु अपॉइंटेड स्पेशल आर्मी बनाता है बॉर्डर के, एम्पायर के बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कन्क्वेस्ट कौन सा है? तो सबसे पहले ये कन्क्वेस्ट नहीं, रेड करता है। ठीक है, तो जो रेड पहली वो गुजरात पे हो रही है 1299 में। कब हो रही है? 1299 में। ठीक है, फाइनल जो कन्क्वेस्ट होता है गुजरात का वो 1304 में होता है, ये याद रखना। जो रेड है वो 1299 में हो रही है। फाइनल जो कैप्चर ऑफ गुजरात है दैट वाज कंप्लीटेड इन 1304। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? तो बीच में जो ये राजस्थानी राजपूत हैं इनकी वजह से थोड़ा सा हुआ। रणथंभोर पे ये 1301 में है, रणथंभोर पे 1301 में। चित्तौर पे जो अटैक है वो 1303 में है। जो रानी पद्मावती वाली कहानी है वो 1303 की कहानी है, राणा रवल रतन सिंह वाली कहानी। ठीक है, जो पद्मावती मूवी में 1303 में है। वरंगल जो है आपका, वरंगल यहाँ पे देखिए साउथ में। ठीक है, ये आपका दौलताबाद बाद में बनता है, जिससे पहले हम देवगिरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यादव किंगडम है, देवगिरी पे ये अटैक करता है 1308 में। ठीक है, 1308 में। ठीक है, अब 1308 में जब अटैक कर लेगा तो ये देवगिरी सबमिट कर देगा। अब ये जो साउथ की जितनी भी कन्क्वेस्ट हैं इल्तुतमिश की, मलिक काफूर अब करेगा। मलिक काफूर यहाँ से पे आएगा, बैठेगा और यहाँ से अटैक करेगा, फिर वापस आके यहाँ बैठेगा। बेसिकली ये जो देवगिरी है, देवगिरी ने एक्सेप्ट कर लिया था, देवगिरी के किंग ने, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है, हम आपकी वो दास्ता स्वीकार करते हैं, जो भी है फ्यूडलशिप स्वीकार करते हैं। तो बेसिकली दे हेल्प बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी टू स्प्रेड साउथ वर्ल्ड। ठीक है, साउथ में स्प्रेड करने को हेल्प किया इन्होंने। ठीक है, तो वरंगल पे अटैक किया। तो 1311 में, 1308 में तो वो 1311 में इन्होंने वरंगल पे अटैक किया है। फाइनली वरंगल कैप्चर किया है 1311 में। उसके बाद आप देखोगे नीचे ये जो मदुरई सुल्तनत, ये मदुरई तक चले जाएंगे, पांड्यन किंगडम तक इसी समय में। ठीक है, याद रखना। आगे बात, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू एज हाफ 50% ऑफ द प्रोड्यूस कलेक्टेड इन काइंड वाज अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 50% का लैंड रेवेन्यू रखा। 1303 में हुज आर्मी डिफीटेड ककतिया रूलर आर्मी एट वरंगल। ठीक है, तो बेसिकली 1303 में किसकी आर्मी ने डिफीट किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने। ठीक है, बेसिकली ये 1303 नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 1308 है। ठीक है, 1311 में फाइनल ये वरंगल को कैप्चर कर लिया। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इम्पोज घरी टैक्स। तो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने 2 टैक्स लगाए थे, एक घरी, दूसरा चराई। याद रखना, घरी और चराई। घरी जो टैक्स था ये हाउस टैक्स था, घर पे लगता था, और चराई जो है ये पास्चर लैंड, जहाँ पे जानवर चलते हैं, पास्चर लैंड पे टैक्स लगाया था। ठीक है, पास्चर लैंड पे टैक्स लगाया था। नाउ आफ्टर 1306, 1306 के बाद द बॉर्डर बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कौन सा था? तो जो बॉर्डर था ये सिंध था। कौन सा? सिंध रिवर। ठीक है, याद रखना। ड्यूरिंग द रायन ऑफ सरकी सल्तनत, बेसिकली रावी तक आ चुका था बलबन के टाइम पे। बलबन डिड नॉट टू वेरी मच इंटरेस्ट, ठीक है, इन सिक्योरिंग हिज बॉर्डर। बेसिकली इसने मंगोल्स को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसको लगा कि जितनी चीज़ें हैं मेरे पास, पहले इसको अच्छे से मेंटेन कर लो। ठीक है, मंगोल्स यहाँ पे बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम बॉर्डर की सिक्योरिटी करेंगे, बट उनको रावी के उधर खदेड़ने का कोई वो नहीं है। ठीक है, लेट देम होल्ड द बॉर्डर आफ्टर रावी। ठीक है, बट ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगेन द बॉर्डर बिकेम द सिंध, राइट। ड्यूरिंग द राइन ऑफ शर्की सुल्तान, ठीक है, सरकी सुल्तान, द पैलेस दैट वाज कॉल्ड सिराज ऑफ ईस्ट वाज। ठीक है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ सरकी सुल्तान द पैलेस दैट वाज कॉल्ड सिराज ऑफ ईस्ट वाज। बेसिकली सरकी सुल्तान जो हैं वो शर्क डायनेस्टी है। तो शर्क डायनेस्टी जो यहाँ पे है आपके जौनपुर में, कहाँ पे है? जौनपुर में इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, जौनपुर। और जौनपुर बेसिकली जो सिराज है, सिराज ईरान में एक शहर है, एंड दिस सिटी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, बिल्डिंग्स, ठीक है, एवरीथिंग वॉज एट पार। मतलब उस समय की कोई सिटी ऐसी नहीं थी। तो जौनपुर में भी आप एजुकेशन सिस्टम, बिल्डिंग्स, इमारतें देखोगे उस समय में, शर्की एम्पायर के समय में, तो उसी तरह से थी। तो इसको नाम दिया गया जौनपुर को सिराज ऑफ ईस्ट, सिराज ऑफ ईस्ट। द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज आर्मी हु बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज,
अब इसका क्या नाम है, तो बेसिकली गियासुद्दीन तुगलक ही है, लेकिन उस समय इसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक, इसने अपना बाद में नाम रखा। ठीक है, ये कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में। इसका नाम है गाजी मलिक, गाजी मलिक। अब यही जो है गाजी मलिक ऑल्सो नोन एज गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, GYT जो हैं 1320 में ये इस्टेब्लिश करेंगे तुगलक डायनेस्टी, याद रखेंगे। द नोबिलिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो ये टर्किक इन ऑरिजिन थे, टर्क थे। ठीक है, टर्किक थे, फिर से मैं बात कर दूं तो टर्किक थे। तो आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत में तो हमको टर्किस मिल रहे हैं, टर्किक ऑरिजिन है। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद जब आएगा दूसरा हमारे पास कौन सा, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। अब इसकी नोबिलिटी क्या है, ये लोग कौन है, तो ये भी टर्किक ऑरिजिन के ही हैं, लेकिन इनमें मंगोल भी हैं, मतलब मंगोल ब्लड लाइन भी है, मदर और फादर साइड से, देखेंगे बाद में वो। तो ये टर्को मंगोल हैं। कौन है, टर्को मंगोल। ठीक है, टर्को मंगोल। तो मंगोल से ही इनका नाम जो मुगल है, मोगुल से मुगल हुआ। ठीक है, टर्को मंगोल हैं। और ये जो है, जो खान टाइटल है यहीं से आया। मंगोल वाले जो लोग थे ये खान बोलते थे अपने आप को, और बेसिकली जैसे इक्ता है वैसे खनाते होता था। खनाते वॉज द एरिया जहाँ पे खान रूल करता था, इक्ता की तरह से छोटा सा एरिया। तो खान ज़्यादा, तो ये यहाँ से खनाते खान टर्म फाइनली यूज होने लगा। तो खान इज नॉट अ मुस्लिम टर्म, याद रखना। बाद में ये इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया गया है। तो हमने सारी की सारी बातें डिस्कस की। आज तक हमने कहाँ तक देखा है, तो खिलजी डायनेस्टी पूरा देख लिया है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि खिलजी डायनेस्टी तो ख़त्म हो गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लिया, यानी तुगलक डायनेस्टी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में जो भी आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, अभी आज की वीडियो जानबूझकर छोटी रखी थी, आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है इसको कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री अप टू हुमायूं, यहाँ तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री हम के PYQs हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अगली क्लास का प्लान है। तो मैंने पहले भी बताया था, ये दिस इज़ आ QR कोड। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, ये सारी तरीके हैं कि आफ्टर पेमेंट शेयर योर स्क्रीनशॉट विद UTR नंबर। ठीक है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो या जीमेल कर सकते हो हमको। ठीक है, और ये जो बैच, ये पुरानी वाली बैच का है, तो कंफ्यूज मत होना, बैच अभी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोग जरूर ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेली जो है 20 PYQs यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।